अमेरिका में आज के लेक्चर में हम अमेरिका में न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए वहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका को दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। पहला तो है कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और इकाई सरकारों में होने वाले विवादों का समाधान करने के लिए या उसको निर्णय देने के लिए उन विवादों में संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता है। दूसरा, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया गया है और इस आधार पर सरकार के तीनों अंगों का कार्य विभाजन अलग अलग किया गया है। यदि कभी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियों के संबंध में कोई विवाद की स्थिति आती है तो विवाद का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का भी महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। संघीय न्यायपालिका का संगठन। अमेरिकी संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय आते हैं, एक तो व्यवस्थापक न्यायालय और दूसरा संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय से तात्पर्य उन न्यायालयों से है जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अधीन नहीं बल्कि कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्थापक जो न्यायालय हैं उनकी स्थापना कांग्रेस के द्वारा कानून बनाकर की गई है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यवस्थापक न्यायालय का कार्य कांग्रेस के द्वारा जो कानून निर्मित किए जाते हैं उनके क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस को कर लगाने का अधिकार है, करों को संग्रहित करने का अधिकार है। यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निर्णय करने के लिए संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय है। तो संयुक्त राज्य के जो कस्टम न्यायालय की स्थापना की गई है वो कांग्रेस ने अपने कानून बनाकर करी है, जिससे कि केंद्रीय प्रशासन की सहायता हो सके। व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवस्थापक न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको प्रशासन के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालय न्यायपालिका के अंतर्गत जो दो प्रकार के न्यायालय हैं उसमें दूसरे प्रकार का जो न्यायालय है वो संवैधानिक न्यायालय है। संवैधानिक न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जिनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की गई है। अर्थात जैसा कि पूर्व में बताया था कि व्यवस्थापक न्यायालयों की स्थापना कांग्रेस ने कानून के द्वारा की है, जबकि संवैधानिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान संविधान की धारा 3 में था और इनके अंतर्गत संवैधानिक न्यायालय को स्थापित किया गया या इनका संगठन बनाया गया। संवैधानिक न्यायालय या संवैधानिक न्यायालय को हम संघीय न्यायपालिका भी कहते हैं और इसका जो ढांचा है वो 3 स्तरीय। सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय आते हैं, उससे ऊपर संघीय अपील न्यायालय आता है और चौथे नंबर पर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आता है। संवैधानिक न्यायालय के अंतर्गत ये 3 प्रकार के क्योंकि न्यायालय पाए जाते हैं, उनमें से सबसे निचले स्तर पर जो है वो है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय संघीय न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी संख्या
90 के आसपास है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय आवश्यक होता है और प्रत्येक राज्य में एक ही जिला न्यायालय होता है, किंतु क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं उनमें अधिक जिला न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। जिला न्यायालयों का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रीय प्राप्त है, उन्हें अपील सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हें संघीय कानून से संबंधित दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के विवादों को सुनने का अधिकार है। दूसरे स्तर का जो न्यायालय है वो संघीय न्यायालय है। जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया गया है और इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपने कार्य किया जाता है। इस कारण इन्हें दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। इन न्यायालयों की कुल संख्या 11 है। इनमें से एक केवल कोलंबिया जिले के लिए कार्य करता है और 10 न्यायालय अन्य राज्यों में कार्य करते हैं। जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ही सबसे पहले की गई थी, लेकिन बाद में संघीय अपील न्यायालयों की भी स्थापना की गई थी। संघीय अपील न्यायालयों को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध इनमें अपील की जा सकती है और उन्हें सुनने का अधिकार इनके पास है। इन न्यायालयों को अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद व संघीय व्यापार परिषद आदि के निर्णयों का पुनरावलोकन करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है। जिला न्यायालय और संघीय अपील न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से की जाती है। संघीय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अंतर्गत की गई और यह वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की रचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और महाभियोग के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जब गठन हुआ था तब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। समय समय पर यह संख्या बढ़ती गई और 1869 में इनकी संख्या 9 निर्धारित की गई। इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनकी की सीनेट के द्वारा पुष्टि होना जरूरी है। अर्थात राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों के पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को चाहे वो इस पर नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों पर महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा यदि 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो यह सीनेट में जाता है। वहाँ सीनेट इसकी जांच करती है और यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर देती है तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का 2 प्रकार का क्षेत्राधिकार है। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। एक तो वो सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या एक से अधिक राज्य पक्ष हों। दूसरा वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा जो अधिकार है, शक्ति है, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। निचले न्यायालयों के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्यों के न्यायालय की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, किसी अन्य संघीय न्यायालय में नहीं की जा सकती है। 1925 के कांग्रेस अधिनियम द्वारा अपील का जो अधिकार है
वो कुछ विषयों तक सीमित किया गया है। उनमें से पहला है जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराते हों। इन दोनों प्रकार के जो मामले हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग करे या नहीं करे। संघीय जो अपील न्यायालय हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिनमें किसी संघीय कानून अथवा संधि को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया हो, या राज्य के किसी कानून या संवैधानिक उपबंध को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया हो कि वह संघीय संविधान, कानून अथवा संधि के विरुद्ध है। इसके अलावा जिला न्यायालय के कुछ निर्णयों की भी अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की जो एक तीसरी प्रमुख शक्ति है वो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति और अधिकार है, और इसके अंतर्गत अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के अंतर्गत संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है, और इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। यदि किसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए और यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, और अपनी इस शक्ति के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य और ऐसे कानून जो उसके आधार पर तय किए गए हों उनको भी सम्मिलित किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि पहली तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल पर किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की वैधानिक अवैधानिकता की जांच तभी कर सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, वरन संघीय न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं, और उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और इस संबंध में अंतिम निर्णायक सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका संवैधानिक आधार है। एक पक्ष का मानना है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये शक्ति अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया गया और तीनों की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। लेकिन यदि हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार है। संविधान के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन संविधान के दो प्रावधान अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 3 की उपधारा में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके द्वारा बनाई गई सभी संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होंगे। न्यायाधीश इससे बंधे होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध
नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इसे संविधान, संयुक्त राज्य के कानून व उसके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। यदि हम इन दोनों अनुच्छेद को देखें तो यह बात स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह देखना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और उसका उल्लंघन नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय यह तभी कर सकता है जबकि वह संघीय या राज्य व्यवस्थापक के द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सके और जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और अपने इसी कार्य के आधार पर वो संविधान के प्रतिकूल किए गए कानूनों और प्रशासन के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा किए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग, क्योंकि अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ था। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के बाद सबसे पहला जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया वो 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायाधीश मार्शल के द्वारा किया गया स्पष्ट रूप से। उसमें न्यायाधीश मार्शल ने यह प्रतिपादित करा कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है और अभी तक घोषित कर चुका है। 1801 में राष्ट्रपति एडमंड्स ने मारवरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उपयुक्त आदेश मारवरी को भेजे जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और जो नए राष्ट्रपति जेफरसन बने उन्होंने न्याय मंत्री मेडिसन ने मारवरी को आदेश भेजने से इनकार कर दिया। अतः मारवरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी करने की प्रार्थना करी और 1789 के न्यायपालिका अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारियों को परामर्श दिए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार होगा। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से न्यायाधीश मार्शल ने यह निर्णय दिया कि 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत मारवरी नियुक्ति संबंधी आज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित अधिकारी को परमादेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया वह स्वयं संविधान की 3री धारा के विरुद्ध है और क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र के से अधिक कर दिया गया है जो संविधान की धारा में दिखाया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की एक व्यवस्था को अवैध घोषित करते हुए उसे लागू करने से इनकार कर दिया और इस आधार पर इसके बाद अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिल गया और उन्होंने मार्शल ने ये दिया कि संविधान एक लेख पत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। संविधान के विपरीत बनाए गए कानून असंवैधानिक है और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। तो मार्शल के इस विवाद में स्पष्ट रूप से न्यायपालिका के पास ये अधिकार आ गया कि यदि संविधान के विरुद्ध में कोई कानून बनाए जा सकते हैं तो न्यायपालिका को उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार शक्ति की आलोचना। अमेरिका में क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1803 के द्वारा जब प्रतिपादित किया गया कि न्यायपालिका पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, उसके बाद से ही स्पष्ट रूप से आलोचकों के द्वारा अमेरिकी संविधान की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना की गई। इसकी आलोचना सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति जेफरसन ने करी
अब्राहम लिंकन, बौद्ध आदि ने भी करी है और उनके द्वारा जो आलोचना की गई है उनमें से पहली है कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की सबसे पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इस अधिकार का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और इस आधार पर उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन यदि हम इस आलोचना को देखें तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय लंबे समय से इस शक्ति का प्रयोग कर रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की जो वैधानिकता की जांच करता है वो कभी कभी उसमें वो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो वैधानिक निर्णय देते हुए अपनी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं, और क्योंकि उनका ये कहना है कि न्यायाधीश एक व्यक्ति होते हैं और अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं, अतः जब कांग्रेस का कोई ऐसा अधिनियम आता है जो कि उनकी विचारधारा के विपरीत होता है तो संवैधानिकता के आधार पर वो उन कानूनों को रद्द कर देते हैं। इस आधार पर ये कहा गया है कि यदि हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके जो निर्णय हैं वो एक दूसरे से विपरीत इसलिए पाए गए क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो शक्ति है ये प्रगतिशीलता में बाधक है, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सामान्यतः रूढ़िवादिता का ही परिचय दिया है। जब कभी भी कोई ऐसे कानून लाए गए जो कि प्रगतिशील थे, उदाहरण के तौर पर आयकर व्यवस्था से संबंधित, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित करना और दास प्रथा को समाप्त करने वाले जो भी कानून आए उनको रद्द कर सर्वोच्च न्यायालय प्रगतिशीलता में बाधक बना है। रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति, राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट आदि को रद्द करके सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रियावादिता का परिचय दिया है और इस आधार पर आलोचक न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति का विरोध करते हैं। चौथी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के तृतीय सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो कि सही नहीं है। अमेरिका में कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है, और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम को अवैध घोषित करके एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो कि लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, और इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पांचवी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया है उसकी भी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकांश निर्णय हैं वो 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीशों से असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं क्योंकि ये जो अधिकांश जो निर्णय हुए उस इस आधार पर, इस प्रकार एक न्यायाधीश संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेध अधिकार का प्रयोग करता है। इस आधार पर भी जो निर्णय की जो ये प्रक्रिया है कि बहुमत के आधार पर जो निर्णय होते हैं वो कानून की वैधानिकता का या कार्यपालिका का द्वारा किए गए किसी कार्य की वैधानिकता का, तो ये जो बहुमत की जो प्रणाली है उसके आधार पर निर्णय की जो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है उसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट आलोचना इस आधार पर की जाती है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है यह सामाजिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करने का कारण होती है, क्योंकि कभी कभी जब कांग्रेस एक कानून को पारित करती है और ये कानून लंबे समय तक प्रयोग में आता रहता है और सब उसके अनुसार कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी जब कोई इस कानून को चैलेंज करता है तो सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी उसे अवैध घोषित कर देता है और इसके आधार पर
वर्षों पर जो कार्य किए गए हैं वो भी असंवैधानिक हो जाते हैं। और यह जो स्थिति है वो अस्थिरता लाने का कार्य करती है। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की, इन सब आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति की आलोचना की गई है। यदि हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की इतने आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन अभी भी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका महत्व बना हुआ है। और इसका महत्व बने रहने के पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला ये है कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, और फेडरल सिस्टम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति होना जरूरी है। दूसरा, वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया गया है, और सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को बनाए रखने में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकारों की रक्षा और संविधान को गतिशीलता देने में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का महत्व अभी भी बना हुआ है।